नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गलत वाला जो पेयर है वो हमको इसमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए है चनहुदड़ो विशाल गोदीवाड़ा, ये गलत है। जो विशाल गोदीवाड़ा मिला था वह मिला था लोथल से। दूसरा है कालीबंगा, इसमें है जूते हुए खेतों की साख से, ये सही है। तीसरा है बनावली, यहाँ है हल का एक टेराकोटा मॉडल, ये भी सही है। डी है रंगपुर, यहाँ है धान की भूसी, ये भी सही है। तो हमारा आंसर आ गया, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, तो रॉन्ग है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित महाजनपदों में कौन कौन गण या संघ थे। पहला है वज्जी, वज्जी गण या संघ था। दूसरा है वत्स, ये राजतंत्र था। तीसरा है मल्ल, ये गण था। चौथा है काशी, ये राजतंत्र था। पांचवा है चेदी, ये भी राजतंत्र था। तो हमारा आंसर आ गया 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन बी में है, तो आंसर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य काल में चांदी के आहत सिक्कों का प्रचलन था, एकदम सही बात है। यहाँ पर सही कथन ढूंढना है हमको, तो ऑप्शन 1 सही है। तो ऑप्शन 1 इसमें है, ये हो सकता है। इसमें ऑप्शन 1 नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें भी न तो 1 न 2, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए। अब या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है। अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्के को पर्ण तथा ताम्र सिक्के को मासक कहा गया है। अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्के को क्या क्या कहा गया है? चांदी के सिक्के को क्या क्या कहा गया है अर्थशास्त्र में? एक तो कहा गया है करसापर्ण, करसापर्ण। एक कहा गया है पर्ण, और एक कहा गया है धरण। तांबे के सिक्के को क्या क्या कहा गया है? तांबे के सिक्के को कहा गया है मासक, कांकणी और अर्ध कांकणी। अर्ध कांकणी, अर्ध कांकणी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें चांदी के सिक्के को पर्ण, यानी कि सही है, चांदी के सिक्के को पर्ण कहा गया है, तथा तांबे के सिक्कों को मासक कहा गया है। तांबे के सिक्के को मासक कहा गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित चालुक्य शासकों को सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय का टाइम पीरियड है 609 ईस्वी से 642 ईस्वी के बीच, इनका टाइम पीरियड है। ठीक है। फिर दूसरे हैं हमारे कीर्ति वर्मन। तो कीर्ति वर्मन का टाइम पीरियड है 566 ईस्वी से 596 ईस्वी। फिर हमारे हैं विजयादित्य। विजयादित्य का टाइम पीरियड है 696 से ईस्वी से 633 ईस्वी। और हमारे चौथे हैं विक्रमादित्य द्वितीय, और इनका टाइम पीरियड है 733 ईस्वी से 745 ईस्वी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें
काल अनुक्रम के हिसाब से जमाना है तो सबसे पहले है हमारे कीर्तिवर्मन प्रथम, ठीक है, 596 तक। फिर उसके बाद हमारे आ गए पुलकेशिन द्वितीय। फिर उसके बाद हमारे आ गए विजयादित्य। उसके बाद आ गए हमारे विक्रमादित्य सेकंड। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, फिर विजयादित्य और फिर विक्रमादित्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किस शासक के राज दरबार से संबंधित थे? तो जो श्रीहर्ष हैं वह गढ़वाल शासक जयचंद्र के दरबार से संबंधित थे। और श्रीहर्ष की जो रचनाएं हैं, श्रीहर्ष की रचनाएं हैं, एक रचना है नेषधीय चरित्रम, नेषधीय चरित्रम, नेषधीय चरित्रम। दूसरी रचना है विजय प्रशस्ति, विजय प्रशस्ति। और श्रीहर्ष की तीसरी रचना है खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य। यह है श्रीहर्ष की रचनाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा जयचंद, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ दे रखा है, एक तरफ लेखक का नाम दे रखा है। तो पहला ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार और इसके लेखक हैं भोज, एकदम सही है ये। दूसरा ऑप्शन है नव शाह सांक चरित्र और इनके लेखक हैं पद्मगुप्त, ये भी सही है। और तीसरे हैं प्रबंध चिंतामणि और इनके लेखक हैं राजशेखर, ये गलत है। इनके लेखक हैं मेरुतुंगाचार्य, मेरुतुंगाचार्य या मेरुतुंग। और इनका टाइम पीरियड है 1305। इनका जो प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है ये 1305 में लिखी गई है मेरुतुंग के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है मंजिल आबादी, शिफा आबादी और मुल्क आबादी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आइन ए अकबरी से संबंधित है। ये आइन ए अकबरी के हिस्से हैं। और जो आइन ए अकबरी है उनके उस आइन ए अकबरी के लेखक का नाम अबुल फजल है। आइन ए अकबरी के लेखक का नाम है अबुल फजल, ठीक है। और मंजिल आबादी किससे संबंधित है? मंजिल आबादी संबंधित है राजघराने से। राजघराने संबंधित जो बातें हैं वह इसमें लिखी गई है, बताई गई है। सिपह आबादी संबंधित है नागरिक और सैन्य प्रशासन से। नागरिक और सैन्य प्रशासन से। और मुल्क आबादी संबंधित है
वित्तीय पहलू से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आइन ए अकबरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमको छांटनी है। पहला है उसने इक्ता प्रणाली को लागू किया, ये सही बात है। दूसरा है उसने जीतल और टंका मुद्रा को जारी किया, ये भी सही बात है। जीतल कहते हैं तांबे के सिक्के को, मुद्रा को, और टंका कहा जाता है चांदी की मुद्रा को। ठीक है, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, ये भी सही बात है। उसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, नहीं, ये गलत बात है। उसने इल्तुतमिश ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि ये निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन, ये निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है उसने सिजदा व पाबोस परंपरा को लागू किया, ये सही है। सिजदा और पाबोस परंपरा है, सिजदा है साष्टांग प्रणाम यानी कि पूरा दंडवत लेटकर प्रणाम करना, और पाबोस परंपरा है कि जो सुल्तान है उनके पैरों को चूमना, तो ये एकदम सही है। उसने तुर्कान ए चहलगानी व्यवस्था को मजबूत किया, ये गलत बात है। उसने तुर्कान ए चहलगानी व्यवस्था को कमज़ोर किया था, और तुर्कान ए चहलगानी व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।